द नेकलेस, समरी ऑफ द लेसन द नेकलेस, गले का हार। राइटर हैं गाई दी मौपसंद। मटिल्डा को एक बड़ी पार्टी के लिए आमंत्रित किया गया है। उसके पास सुंदर पोशाक है परंतु कोई गहने नहीं है। वह एक दोस्त से हार उधार लेती है और उसे खो देती है। फिर क्या होता है, आगे पढ़ें और जानें। वह उन सुंदर युवा महिलाओं में से एक थी जो भाग्य की वजह से क्लर्क परिवार में जन्मी थी। उसके पास न कोई दहेज था, न आशाएं, न ही विख्यात होने के साधन, प्यार पाने तथा किसी धनी अथवा विशिष्ट व्यक्ति से विवाह कर पाने का साधन। और उसने तुच्छ से क्लर्क के साथ विवाह करना स्वीकार कर लिया, जो शिक्षा विभाग कार्यालय में काम करता था। वह सीधी थी पर दुखी थी। वह निरंतर दुखी रहती थी। वह महसूस करती थी कि उसका जन्म सभी प्रकार के स्वादिष्ट भोजन तथा आराम की वस्तुओं का भोग करने के लिए हुआ है। अपने घर की फटेहाल बदरंग दीवारें और जीर्ण शीर्ण कुर्सियों के मध्य में उसका दम घुटता था। ये सभी बातें उसे पीड़ित कर देती और क्रोधित करती थी। जब वह भोजन करने के लिए अपने पति के साथ बैठती तथा उसका पति सूप के कटोरे का ढक्कन प्रसन्न भाव से हटाता तथा कहा जाता था, आह कितनी अच्छी चीज है, मैं तो इससे ज्यादा किसी भी चीज को नहीं सोचता, तो उस समय मटिल्डा के मन में अत्युत्तम खाद्य वस्तुएं सुंदर प्लेटों में रखी हुई याद आती थी। उसके पास न तो फ्राक थे, न ही जेवरात, कुछ नहीं थे। वह केवल उन्हीं चीजों को याद करती थी, उन्हीं को पसंद करती थी। उसकी एक धनी सहेली थी जो कॉन्वेंट में उसकी सहपाठी थी। वह उससे मिलना पसंद नहीं करती थी क्योंकि जब वह उसके यहाँ से वापस लौटती थी तो दुखी हो जाया करती थी। वह निराशा में दिन भर रोती रहती थी। एक शाम उसके पति हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा लेकर प्रफुल्लित घर लौटे। यह लो, वह बोले, इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। उसने शीघ्रता से एक मुद्रित कार्ड निकाला जिस पर ये शब्द अंकित थे, शिक्षा मंत्री तथा श्रीमती जॉर्ज रामपोन श्रीमान तथा श्रीमती लॉयसेल को मंत्री निवास पर सोमवार सायंकाल 18 जनवरी को सादर आमंत्रित करते हैं। खुश होने के बजाय जैसा कि उसके पति ने आशा की थी, पत्नी ने कार्ड घृणापूर्वक मेज पर फेंक दिया और बड़बड़ाई, मैं इस कार्ड को लेकर क्या करूं? पर प्रिय, मैंने तो यह सोचा था कि इससे तुम्हें खुशी होगी। तुम कभी बाहर नहीं जाती और यह सुंदर अवसर है। प्रत्येक व्यक्ति इसे पाने के लिए तरसता है और इसमें कुछ गिने चुने लोगों को ही आमंत्रित किया गया है। कर्मचारियों में से केवल कुछ एक को ही ये कार्ड दिए गए हैं। वहां तुम सारे अधिकारी गणों को मिल सकोगी। उसने उसकी ओर खींच कर देखा और अधीरता के साथ बोली, आप क्या सोचते हैं कि पहनने के लिए मेरे पास परिधान है, मेरे पास कपड़े हैं? उसने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। वह हकलाया, क्यों? वह पोशाक जिसे पहनकर हम थिएटर जाते हैं, यह मुझे तो बहुत अच्छी सुंदर लगती है। वह अपनी पत्नी को रोते हुए देखकर मूक निराश खड़ा रह गया। वह लड़खड़ाते हुए बोला, आखिर क्या बात है, आखिर क्या बात है? बहुत प्रयास के बाद उसने अपनी नाराजगी पर नियंत्रण किया और अपने गीले गालों को पोंछकर एक शांत आवाज में जवाब दिया, कुछ नहीं, मेरे पास पोशाक ही नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती। तुम अपना कार्ड अपने किसी ऐसे साथी को दे दो जिसकी पत्नी के पास मुझसे बेहतर पोशाक हो। वह दुखी हो गया, लेकिन उसने उत्तर दिया, चलो देखते हैं मटिल्डा, एक उचित पोशाक का कितना खर्च आएगा? ऐसी पोशाक जो अन्य दूसरे अवसरों पर भी काम दे सके, कोई बहुत ही साधारण पोशाक। उसने कुछ सेकंड तक विचार किया। वह अपनी राशि बताए जिसे उसका पति तुरंत इनकार न कर सके तथा एक मितव्ययी क्लर्क कहीं डर न जाए। अंत में उसने झिझक के साथ कहा, मैं ठीक रूप से तो नहीं बता सकती, पर मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक में उचित पोशाक आ जाएगी। उसका रंग कुछ पीला पड़ गया क्योंकि उसने यह धनराशि एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखी थी ताकि वह अगली गर्मी में शिकारी दल के मित्रों के साथ शामिल होकर लार्क पक्षी के शिकार पर संडे को जा सके। तथापि उसने उत्तर दिया, ठीक है, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक का धन दे दूंगा, लेकिन एक अच्छी ड्रेस खरीदने की कोशिश करना। नृत्य समारोह का दिन समीप आ गया और श्रीमती लॉयसेल को उदासी सी प्रतीत होती थी, उद्विग्न और चिंतित थी। यद्यपि उनकी ड्रेस लगभग तैयार थी, उसके पत्नी उसे एक शाम को कहा, तुम्हारे साथ क्या बात है? तुम्हें क्या हुआ है? तुम 2 या 3 दिनों से विचित्र सा व्यवहार कर रही हो। और उसने जवाब दिया, मैं इस बात से दुखी हूँ कि मेरे पास पहनने के लिए एक भी आभूषण नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं जिसके द्वारा मैं स्वयं को सजा सकूं। मैं कंगाल की सी शक्ल में दिखाई दूंगी। इससे अच्छा तो मैं पार्टी में न जाने को प्राथमिकता दूंगी। मैं पार्टी में नहीं जाना चाहूंगी। उसने उत्तर दिया, तुम कुछ प्राकृतिक फूल धारण कर सकती हो। इस मौसम में बहुत फैशनेबल अर्थात आकर्षक दिखाई देते हैं।
वह संतुष्ट नहीं हुई। नहीं, उसने जवाब दिया, धनी महिलाओं के बीच इतनी फूहड़ दिखाई देने से अधिक अपमानजनक बात कोई और नहीं हो सकती। तभी उसका पति बोला, हम भी कितने मूर्ख हैं। अपनी सहेली श्रीमती फॉरेस्टियर के पास जाओ और उनसे कोई आभूषण उधार ले लो। वह अर्थात मिस्टर स्लाइसेल, मटिल्डा भी प्रसन्न हो गई। और यह तो ठीक रहेगा, वह बोली, मेरे दिमाग में यह बात नहीं आई थी। अगले दिन वह सहेली के घर गई तथा अपनी कष्ट भरी कहानी उसे सुनाई। श्रीमती फॉरेस्टियर अपनी गुप्त कोठरी में गई तथा एक बड़ा सा डिब्बा निकाल लाई। उसे खोला और बोली, कोई आभूषण ले लो प्रिय। उसने पहले तो कंगन देखे, फिर मोतियों का एक हार देखा, फिर स्वर्ण का क्रास और सराहनीय शिल्पकला के नमूने वाले नग देखे। उसे दर्पण के सामने खड़े होकर उन्हें पहन कर देखा। संकोच किया, पर न तो उन्हें लेने अथवा छोड़ने के बारे में कोई निर्णय ले पाई। फिर उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास और भी आभूषण हैं? तो फॉरेस्टियर ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम स्वयं देख लो, मैं नहीं जानती तुम्हें क्या पसंद आएगा। अचानक ही उसने एक साटन के बॉक्स में हीरो का एक अति सुंदर हार देखा। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसके हाथ कांपने लगे। उसने अपने गले के चारों ओर ड्रेस के ऊपर रख कर देखा और आनंद में डूब गई। फिर उसने हिचकी हुई आवाज में चिंता से पूर्ण होकर पूछा, क्या तुम मुझे यह उधार दे सकती हो? केवल यही? हाँ, अवश्य, फॉरेस्टियर ने कहा। वह अपनी सहेली की गले लग गई, भावना के साथ उसका आलिंगन किया, तब अपने खजाने को लिए हुए वहां से चली गई। नृत्य समारोह का दिन आ पहुंचा। श्रीमती लॉयसेल महान सफल रही। वह सभी महिलाओं से अधिक मोहक, सुरुचिपूर्ण, प्रसन्न करने वाली, मुस्कुराती हुई तथा उत्साहित थी। सभी पुरुषों की निगाहें उस पर पड़ी। उन्होंने उसका नाम पूछा और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। वह उत्साह के साथ खुशी से उन्मत्त केवल इतनी सराहना के बारे में सोचती हुई नाची। यह विजय इतनी पूर्ण थी और उसके मन को मधुरता प्रदान कर देने वाली थी। वह सुबह 4 बजे घर की ओर रवाना हुई। उसका पति आधी रात से एक छोटे नृत्य कक्ष में सो रहा था। उसके साथ 3 दूसरे सज्जन थे जिनकी पत्नियां नृत्य का आनंद ले रही थी। पत्नी उसके कंधों पर साधारण सा दुपट्टा डाला जो वे लेकर आए थे। यह साधारण सा दुपट्टा उसकी पत्नी की नृत्य वाली पोशाक के अनुरूप नहीं था। पत्नी शीघ्रता से वहां से चल देना चाहती थी ताकि अन्य महिलाएं जो स्वयं महंगे रोए वाले दुपट्टों में लिपटी हुई थी उसे न देख लें। लॉयसेल ने उसे रोका, ठहरो। वह बोला, मैं घोड़ा गाड़ी बुला लाता हूँ, परंतु उसने उसे नहीं सुना और शीघ्रता से सीढ़ियों से नीचे उतरी। जब वे गली में आ गए तो उन्हें कोई गाड़ी नहीं मिली और उन्होंने एक घोड़ा गाड़ी को तलाशना शुरू किया। उन्होंने एक कोचवान को आवाज भी दी जिसे उन्होंने कुछ दूरी पर देखा था। वे पैदल नदी के किनारे चलते रहे, आशाहीन और ठंड से कांपते हुए। अंत में उन्हें एक पुरानी गाड़ी मिली जो पेरिस में रात होने के बाद दिखाई देती है। यह उन्हें अपने दरवाजे तक ले गई और वे थके हुए से अपने घर पहुंचे। पत्नी के लिए आनंद का खेल समाप्त हो चुका था। पति को यह याद आया कि उसे 10 बजे तक दफ्तर में पहुंचना है। उसने अर्थात पत्नी ने दुपट्टे को अपने कंधों पर से उतारा और शीशे के सामने अपनी शान को देखने के लिए खड़ी हो गई। अचानक ही उसके मुंह से एक चीख निकल गई। उसका हार उसके गले में नहीं था। लॉयसेल ने अभी आधे वस्त्र ही उतारे थे। उसने पूछा, क्या मामला है? पत्नी उसकी ओर तेजित अवस्था में बोली, मेरे गले में अब श्रीमती फॉरेस्टियर वाला हार नहीं है। वह हताशा के साथ उठा। क्या कहा? यह कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। और दोनों ने पोशाक की तहों में खोजा, लबादे की तहों में, जेबों में, सब जगह उन्हें हार कहीं नहीं मिल सका। पत्नी पूछा, क्या तुम्हें ठीक से याद है कि वह हार तुम्हारे गले में था जब हम मंत्री जी के घर से निकले थे? हाँ, जब हम लोग निकले थे तो मैंने महसूस किया था कि तुमने इसे सड़क पर गिराया होता तो उसके गिरने की आवाज सुनाई देती। अवश्य ही घोड़ा गाड़ी में रह गया होगा। हाँ, यह संभव है। क्या तुमने गाड़ी का नंबर नोट किया था? नहीं। तुमने नोट किया था? नहीं। उन्होंने एक दूसरे को लेकर भाव से देखा। अंत में लॉयसेल ने पुनः वस्त्र पहन लिए। मैं जा रहा हूँ, वह बोला। उस रास्ते पर जाऊंगा जहाँ हम पैदल चले थे। देखता हुए निकल जाए। और वह चल गया। पत्नी अपना शाम का गाउन ही पहने हुए बैठी रही। उसने बिस्तर पर लेटने की शक्ति शेष नहीं रही थी। 7 बजे के करीब उन्हें कुछ नहीं मिल पाया था। पुलिस के पास गया और घोड़ा गाड़ियों के दफ्तरों में गया और अखबारों में एक इनाम की पेशकश करते हुए विज्ञापन मिले। पत्नी दिन में घबराई हुई सी प्रतीक्षा करती रही। वैसे शाम को पीले चेहरे के साथ घर लौटा। उसे कुछ भी नहीं पता। बोला, अपनी सहेली को लिख दो कि हार का बक्सुआ, हार का एक भारत टूट गया है और तुम्हें इसकी मरम्मत करवानी होगी। ऐसा करने से हमें समय मिल जाएगा। अपनी नकद की तरह अनुसार अपनी सहेली को लिख दिया। एक सप्ताह के बीच जाने के बाद और वैसे जो 5 वर्ष अधिक बूढ़ी हो गई थी।
बोली हमें उपहार के बदले में काम पर उन्होंने लोगों को देखने जरूर चाहिए उसको मेरी इतनी सारी सुना करी हो सकता है आशा का पास जो उसके पिता उसको लिए सुन रहे थे बकाया धन उसने उधार लिया उसने 36,000 खरीद के धनराज उस व्यापार के काउंटर पर रखी जब समय तलवार उस आदमी को लेकर अपने सेना के पास गई और उसने चलने पर भी कहा तुम्हें यह सुनकर ही लगा देना चाहिए था क्योंकि मुझे उसके जरूरत पड़ सकती थी उस बदले मैं मौत को कम चलाया मैं पता नहीं चाहता है जब मुकदमा करूं लोगों की विकट जिंदगी का स्वाद मिल गया और उसने अपने जो पुरुष बराबर के साथ निभाया उसने बताया कि तुमने उन्होंने पानी को हटा दिया उन्होंने घर बता दिया उस कमरे की आग पर ले गए उन्होंने रखने का यह अनुचित जीवन करने लगी और गंदे कपड़े धोने लगी अपनी सभी कपड़े तैयार होने लगी उन्होंने और गंदी सूखने के लिए लगता थी के लिए जाती तथा पानी भरकर उतरती सांस छोड़ने पर सभी के हर चौकी पर कुछ समय के लिए रुक जाती दुकान पर जाने लगी समय को कम करने लगा तो कुछ व्यापारियों का हिसाब किताब ठीक करने लगा और रात को बहुत सख्ती की दो जिंदगी 10 वर्षों तक चली 10 वर्ष का साथ रहा है सारा चुका दिया उसको पूरे सही ढंग से समझे नहीं सकते थे उसको उसका से लेटी और सुकून वो नहीं थी होती थी उसके बाद लाभ हो गए और कभी कभी जब उसका पति कल्याणी में होते तो वो खिड़की पर बैठ जाती तथा शाम की पार्टी को याद करती उस नृत्य को याद करती जब वो सुंदर थी और लोग उसकी प्रति कितनी प्रशंसा किया और जमीन में कितना जीना और कितने गलतियों से भरपूर है व्यक्ति को बदलाव कर सकती है और उसकी जीवन रक्षा कर सकती है एक शरीर के जरिए और काम बताने लिए तो ढूंढ रहे थे उसे अचानक एक बच्चे के साथ चलते दिखे जो कि छोटी खिड़कियों से कभी दूसरा कहीं भी सुनना अवश्य सबको से सारा बड़ी से कम नहीं है तुम बताए मैं उसके पास पहुंची उसकी कहानी मुझे नहीं पहचाना उसने आते हुए कहा लेकिन मैं आपको नहीं जानती एक लड़की में है मैं बतैया कैसे हो उसकी सहेली की हैरानी से एक सीख निकली तुमसे मिलती तो हमारे उसका ढोल बेटा है और कुछ बुरा कहते हैं कैसे लगते हैं लेकिन नृत्य पार्टी में करने का उन्होंने बहुत अच्छी तरह कैसे तुमने कैसे मुझे वापस लौटा दिया था मैंने कुछ रहते ही दूसरे घर पे लौटाया था इसकी कीमत अदा करने में मुझे 20 वर्ष लग गए आप समझ सकती हो कि ऐसा करना हमारे लिए आसान नहीं था लेकिन जा चुका है और मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ उसने कहा के साथ मुस्कुराई फिर दुकान उसके जोड़ी टूटी उसके और उसने इसके दोनों नेत्र उसकी कीमत 500